वेलकम टू स्टडी आई विजन द पाथ ऑफ सक्सेस। चलते हैं। नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भली भांति चल रही होगी और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं अपने सिंधु घाटी सभ्यता के अगले पड़ाव की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 2 हम कर रहे हैं। सभ्यता का भाग 2 हम कर रहे हैं। ठीक है, पहला वाला भाग मैं आपको बता चुका हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का मैं आपको एक ओवरव्यू दे चुका हूँ जिसमें आपको थोड़ा बहुत एक जानकारी मिल गई होगी सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कुछ चीजें होती थी। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 2 की ओर जानने से पहले एक थोड़ा सा मैप ड्रॉ करते हैं। मैप के माध्यम से अगर हम पढ़ेंगे तो चीजें थोड़ा सा हमें और अच्छी लगेंगी, इंटरेस्टिंग लगेंगी और हम उन चीजों को जल्दी ग्रेस भी कर पाएंगे। तो हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की चीजों के बारे में, किस तरह चीजों का। ये है मेरा प्यारा भारत, एक छोटा सा मैंने अपने लेवल पे बनाया है, कोई माइंड ना करे इस चीज को लेके। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हमारे लिए जानने योग्य जो चीज है वो है यहाँ पे इस वाले पोर्शन में जो रिवर्स बहती हैं उनका नामकरण। नाम जो है हमें कैसे याद रहेगा, तभी जब नाम याद रहेगा तो हम चीजों को इजीली समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो रिवर रहती है वो है सिंधु रिवर, सिंधु। उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद व्यास और उसके बाद सतलुज। एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं जिसके माध्यम से मुझे ये चीजें इजीली सिस्टमेटिकली याद है। वो अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए, मैंने जो ट्रिक बनाई है, ट्रिक आप अपनी भी बना सकते हैं। साधु जी बस और साधु जी कार वो बस से एंड बस से मानसरोवर चले। साधु जी कार और बस से मानसरोवर चले। ठीक है जी, कहा कोई भी स्थान दे सकते हैं, मानसरोवर ले लो, कोई भी स्थान दे सकते हैं। साधु से हो जाएगा हमारे पास सिंधु, साधु से हो जाएगा सिंधु। जी, जे से हो जाएगा झेलम, जे से हो जाएगा झेलम। कार का सी से हो जाएगा चिनाब, आर से हो जाएगा रावी, ब से हो जाएगा व्यास, एस से हो जाएगा सतलुज। तो इस प्रकार से आप सिस्टमेटिकली याद कर सकते हैं। तो चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले देखते हैं किस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव रहा होगा। ठीक है, तो ये यहां से मिला देते हैं, ये यहां पे मिला हुआ होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है आप सभी को पता होगा, इसे बोलते हैं हम बे ऑफ बंगाल और इधर हम बोलते हैं अरब सागर। तो ये जो नदियां हैं वो गिरती हैं कहां पे, अरब सागर में। ठीक है, तो पहले भी यही होता था, होता ये था कि ये जो रिवर जा रही है, 4-5 रिवर, ये सारी रिवर मिलकर एक जगह कनेक्ट होती हैं और उसके बाद सिंधु रिवर क्या है, उसका जो जल प्रवाह रहता है वो जाके समाप्त होता है अरब सागर में। ठीक है, तो हड़प्पा जब 1921 में जब खोज की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, 1921 में सबसे पहले खोज की गई थी कौन सी स्थान की, हड़प्पा की, हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई। ठीक है, कब खोज की गई, 1921 में। खोज किधर की गई, इस स्थान पर की गई। ये स्थान कौन सा था, ये स्थान था कौन सी नदी के किनारे, ये स्थान था रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे या फिर रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट के पास ठीक है, यानी कि आपका यहां से एक सवाल सही हो जाता है। अगर प्रश्न आता है कि हड़प्पा नदी, हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा जो साइट थी, उसका विकास किस नदी के किनारे हुआ, तो आप उसमें अब सिंधु घाटी तो मारेंगे नहीं, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो रावी नदी के निकट हुई थी। क्लियर है। अब इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके जो खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। ठीक है जी, दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी। यहां तक क्लियर है। अब देखने वाली बात यह है, चूंकि ये पंजाब के एरिया में पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब के एरिया में, इंडिया के पंजाब के एरिया की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान के पंजाब के एरिया की बात कर रहे, तो ये पड़ेगा पाकिस्तान का पंजाब प्रांत,
साथ के साथ उन चीजों को करते चलिएगा ताकि आपको पता चल सके हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। 1921 में पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक एक जगह की खोज की गई। रावी नदी के तट के पास, रावी नदी के पास में था। दयाराम साहनी द्वारा उसकी खोज की गई। और जो इंपॉर्टेंट चीज थी, अब यहाँ पे खोज एक्सकवेशन क्या थी हमारे पास, खोज क्या की गई, तो खोज के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वहां से हमें मिला अन्नागार। अन्नागार, अन्नागार के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि अन्नागार में क्या होता था। वो जो पूर्वी टीला पश्चिमी टीला मैंने आपको बताया था, वहां के जो लोग थे, पूर्वी टीले के लोग अपने जो सरप्लस जो खाद्यान्न रहता था उसको एक जगह स्टोर करते थे। स्टोर करने से जब भी उन्हें जरूरत पड़ती तो वो उस अन्नागार से उन चीजों का वापस इस्तेमाल कर सकते थे। अन्नागार जहां होगा तो वहां जाहिर सी बात है श्रमिकों के साक्ष्य जरूर मिलेंगे, तो इन्हें श्रमिकों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ठीक है, यानी कि दो चीजें आपको क्लियर हो गई, अन्नागार हो गया, श्रमिकों के साक्ष्य हुए। उसके बाद ये पहला, ये हो गया दूसरा। इसके अलावा आपको हड़प्पा से ही आपको मिलता है R37, R37 कब्रगाह, कब्रगाह यानी कि कब्रिस्तान। R37 नामक एक्चुअली क्या है, एक कब्रिस्तान था जिसे बाद में नाम दे दिया गया R37। आजकल ऐसा हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम में पूछ ले कि भाई R37 क्या था, तो आपको पता होना चाहिए ये कब्रिस्तान था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से हमें एक चीज और क्लियर होती है कि वहां पे लोगों को कब्रिस्तान में दफनाया जाता था, यानी कि जलाने की प्रथा नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास चौथी चीज हमें प्राप्त होती है, कांसे के दर्पण, कांसे के दर्पण। ठीक है भाई, जौ के साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने आपको पहले बताई हुई थी पिछले वाले वीडियो में, अगर आप उसे ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें इजीली समझ में आने लगेंगी। वहां पे क्या है, वहां पे एक बहुत लंबी सड़क हुआ करती थी, है ना। मैंने आपको बताया था एक, ऐसे आप मान सकते हैं एक हाईवे था जो जिसकी की कनेक्टिविटी बाकी सड़कों से हुआ करती थी। ठीक है, बाकी मेन रूट से इसकी कनेक्टिविटी है, हर एक जगह इसकी कनेक्टिविटी है। अब इसके साथ साथ, इसकी कनेक्टिविटी के साथ साथ अब यहां पे भी मकान बने हुए थे जिनके दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे। ये गली मान लेते हैं, इनके दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे, इनके दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे। अब ये एक तरह का जाल टाइप का बना हुआ था, यानी कि आप इसे कह सकते हैं यहां पे ग्रिड प्रणाली थी। ठीक है, अब उस ग्रिड प्रणाली को हम कई अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि ग्रिड प्रणाली हो जाएगा, जालीनुमा संरचना हो जाएगा, ऐसा भी दे सकते हैं जालीनुमा संरचना, जालीनुमा संरचना भी दे सकते हैं। संरचना के साथ साथ आपको एक और चीज बोली जा सकती है, इसे बोलते हैं ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड सर्किट। ठीक है, इसे इन नामों से जाना जाता है, ग्रिड प्रणाली, जालीनुमा संरचना और ऑक्सफोर्ड सर्किट के नाम से। क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम 1922 में। 1922 में अभी तक हमारी खोज हुई थी, यहां पे हड़प्पा की खोज हुई थी, इस स्थान पे हड़प्पा की खोज हुई थी। अब जब ये जो रिवर है वो कनेक्ट हो जाती है तो इसके पास में यहां पे मिलती है मोहनजोदाड़ो, एम लिख दिया है मैंने, मोहनजोदाड़ो। 1922 में एक अन्य साइट की खोज होती है जिसे मोहनजोदाड़ो के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो, अब देखिए ये जो रिवर है सिंधु रिवर जा रही है, सिंधु रिवर का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में, यानी कि इसके दाहिनी तरफ खोज हुई होगी, दाहिनी तरफ खोज हुई होगी, तो आप कह सकते हैं सिंधु के दाहिनी ओर, सिंधु के दाहिनी ओर। ठीक है, खोजकर्ता का नाम था यहां पे राखलदास बनर्जी। यहां तक क्लियर है। इसके साथ साथ अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या बन जाती है, यहां पे ऐसी कौन सी चीज है जिनकी खोज की गई। अब मैं इसके साथ साथ आपको वो क्वेश्चंस भी बताता चलूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर यूपीएससी एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो खोज की बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पे मिला आपको वृहद स्नानागार, वृहद स्नानागार। ठीक है, वृहद स्नानागार के अलावा आपको यहां पे शवों को दफनाने की
शवों को जलाने की प्रथा के बारे में पता चलता है, जलाने की प्रथा के बारे में पता चलता है, प्रथा के बारे में पता चलता है। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा ही हो गया, तीसरा हो गया यहाँ पे महाविद्यालयों के साक्ष्य मिले हैं, महाविद्यालय होने के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, चौथा यहाँ पे एक श्रृंगी पशु के साक्ष्य मिले हैं, श्रृंगी पशु के साक्ष्य। ठीक है, चौथा। उसके साथ साथ यहाँ पे मोहर मिली है, मोहर मिली है किसकी? पशुपतिनाथ की, पशुपतिनाथ। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? क्या ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह आता है, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ पहले। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो एक दूसरे को काटती थी, इस वाले एरिया को, इस वाले जो मेन रोड था, इसे राजपथ नाम दिया गया है, राजपथ, राजपथ नाम दिया है। कई बार पूछ लेते हैं कि इस राजपथ की चौड़ाई कितनी थी, तो आपको पता होना चाहिए 9.15 मीटर थी। यानी कि अगर आपसे पूछ लेते हैं राजपथ क्या था, तो आपको यह भी पता होना चाहिए राजपथ की जो चौड़ाई थी वो भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इसमें वृहद स्नानागार की। वृहद स्नानागार में क्या होता था, बहुत बड़ा होता था स्नानागार, इसमें सीढ़ियां होती थी, बहुत सारी सीढ़ियां होती थी। जैसे आप आज भी आप देखेंगे कहीं आप हवन वगैरह के लिए जाते हैं, जैसे गंगा के घाट वगैरह पे जाएंगे, तो आपको इस तरह की इजीली सीढ़ियां मिल जाएंगी। तो हम ये इज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि ये वहां का एक बहुत बड़ा स्नानागार था। तो उसकी डायमेंशन कई बार पूछ लेते हैं, तो इसकी जो डायमेंशन रही थी वो थी 55 मीटर लंबाई, जो चौड़ाई थी इसकी वो थी 33 मीटर। ठीक है जी, बाहर से लंबाई इसकी 55 मीटर और चौड़ाई इसकी 33 मीटर। इसके साथ साथ अब जो सवाल आता है वो ये आता है कि जो इनकी जो सीढ़ियां थी उनकी डायरेक्शन क्या थी, तो ये उत्तर थी, ये दक्षिण थी, यानी कि उत्तर और दक्षिण की तरफ इनकी जो सीढ़ियों की जो डायरेक्शन थी वो उत्तर दक्षिण की तरफ थी। अब आपसे पूछ लेंगे, जैसे आज के समय में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में निकास द्वार बनाया, निकास के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है, ठीक वैसे ही इसमें भी ड्रेनेज सिस्टम रहता था। और आज के समय में ये जो मिला हुआ है, इसमें अगर पानी स्टोर होता है तो इसमें से पानी लीक नहीं होता, यानी कि इसमें आज भी स्टोर रहेगा। तो आप ये मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस समय की जो टेक्नोलॉजी है कितनी ज्यादा एडवांस रही होगी। तो यहाँ पे क्या है, ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है इस दिशा में, यानी कि अगर सवाल आता है ड्रेनेज सिस्टम किस दिशा में बनाया गया, तो आप बता सकते हैं दक्षिण पश्चिम की दिशा में ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। अब ये जो मैंने लंबाई चौड़ाई बताई ये तो बाहर की बताई, अब अंदर की लंबाई चौड़ाई कितनी थी, कई बार जो पेपर्स हैं उसमें अंदर की लंबाई चौड़ाई के बारे में भी पूछा हुआ है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई के बारे में भी पूछा हुआ है कि कितनी डेप्थ रही होगी उसकी। तो लंबाई जो थी वो थी 11.3 मीटर, 11.8 मीटर, 7.01 मीटर, 11.8 मीटर उसकी लंबाई थी, चौड़ाई थी 7.01 मीटर और गहराई जो थी वो थी 2.43 मीटर। ठीक है, ये डायमेंशन था उसके वृहद स्नानागार का। वृहद स्नानागार को अंग्रेजी में द ग्रेट बाथ भी बोलते हैं, द ग्रेट बाथ। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ यहां पे बहुत सारे घर टाइप के थे, मतलब कमरे टाइप के बने हुए थे। इससे पता चलता है कि यहाँ पे उनका चेंजिंग रूम रहा होगा, यानी कि वो सबसे पहले चेंज करते होंगे और उसके बाद ही वहां जाके स्नान करते होंगे। हो सकता है कोई एक ऐसा कुछ बना रखा हो कि मतलब यहाँ पे वो ये करने के बाद बहुत बड़े लेवल पे लोग आगे रहेंगे। और इसके पास ही थोड़ी दूरी पे एक महाविद्यालय जैसी कुछ चीज मिली है, उससे हम ये समझ सकते हैं, हो सकता है पढ़ने के लिए पुरोहित वर्गों के लिए वो बनाया गया होगा, उसके बाद इकट्ठे लोगों के साथ में सामूहिक स्नान इसमें किया जाता होगा। अंदाजा लगाया जा सकता है, मान सकते हैं ये चीज हुई होगी। इसके अलावा एक व्यक्ति था जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है, पिगट नामक व्यक्ति था। पिगट नामक एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने कहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी से संबोधित किया है, को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है, जुड़वा
जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। ठीक है, किसने दी है? पिगट ने। क्लियर है? अब ये सवाल जरूर आ सकता है कि किसने जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को, तो आप इजीली ट्रेस कर पाएंगे, पिगट ने दी है। क्लियर है? इसके बाद आते हैं वापस अपने मैप की तरफ। मैंने आपको बता दिया हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में बता दिया है। इसे थोड़ा सा नीचे चलेंगे, इसी के पास में एक और स्थान है जो था कोट दीजी के नाम से, जो था कोट दीजी के नाम से, कोट दीजी के नाम से। कोट दीजी किस लिए फेमस था? कोट दीजी में हालांकि ऐसी कोई चीज रही नहीं थी, ये भी आपके सिंधु के बाईं ओर था, और इनके खोजकर्ता थे दुर्रे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? अब आ जाते हैं इसके बाद, ये इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कोट दीजी में कुछ भी इतनी खास चीज नहीं मिली, वही चीजें मिली है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम आप कह सकते हैं, नगरीय प्रणाली मिली है, नगरीय व्यवस्था मिली है, और इसके अलावा यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। ड्रेनेज सिस्टम कहने का मतलब है निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मोहनजोदाड़ो में जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, वैसे ही आपको इन चीजों के बारे में इस वीडियो में ना बता के मैंने पिछली वीडियो में जरूर बताया होगा कि इन लोगों की मतलब ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था, नगरीय प्रणाली थी, और कांस्यूटिंग सभ्यता, यानी कि इसे कई अन्य नाम से भी जाना जाता होगा। तो इसके लिए आप अगर मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आई, क्योंकि चीजें सिस्टमेटिकली चल रही है ना। ठीक है, कोट दीजी हो गया। इसके बाद यहां से थोड़ा और आगे चलते हैं, इस स्थान पर अमरी नामक जगह थी। ठीक है, यानी कि एक और साइट की खोज गई, अमरी। इसके पास में यहाँ पे चन्हू की खोज की। अमरी इतना ज्यादा फेमस नहीं है, इतनी ज्यादा 1930-31 में इसकी खोज हुई थी, 1930 में इसकी खोज हुई थी। चन्हू दड़ो हम ले लेते हैं, चन्हू दड़ो को। चन्हू दड़ो की खोज की गई 1930 में एमजे मजूमदार द्वारा। मजूमदार ने इनकी खोज की, कहां की? चन्हू दड़ो की जो खोज की थी वो की थी एमजी मजूमदार ने। ठीक है, एमजी मजूमदार ने किसकी खोज की? चन्हू दड़ो की। अब चन्हू दड़ो में ऐसी कौन सी, ये सिंधु के लेफ्ट साइड में, ठीक है, सिंधु के बाईं ओर, ठीक है जी। 1930 के आसपास इसकी खुदाई हुई थी। 1930 कह सकते हो, कहीं कहीं 30 भी लिखा है, कहीं कहीं 31 भी लिखा है। ठीक है, चन्हू दड़ो। और चन्हू दड़ो में मिलने वाली जो खोज थी, खोज क्या क्या इंपॉर्टेंट थी? चन्हू दड़ो में जो मिला है हमें, मनके के कारखाने मिले। इसके साथ साथ हमें लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, काजल के साक्ष्य मिले हैं, कंघी के साक्ष्य मिले हैं, सुई के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि यहाँ के लोग सौंदर्य प्रसाधन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहे होंगे, है ना। सुई धागे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है जी, क्लियर है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज और मिली है, वो है बिल्ली के पीछे कुत्ते के भागने के निशान। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा है, बिल्ली के पीछे कुत्ते के भागने के निशान, बिल्ली के पीछे कुत्ते के भागने के निशान, के साक्ष्य। ये सारी चीजें आपको कहां से प्राप्त हुई हैं? ये चन्हू दड़ो से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपका बालाकोट आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं आप, एयर स्ट्राइक हुई थी 2019 में, बालाकोट में हुई थी। और वो बालाकोट यहाँ पे था। आप उस बालाकोट से इस बालाकोट को कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैंने आपको पहले बताया पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा था, और उसके बाद मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी, अमरी और चन्हू दड़ो, ये चारों जो चीजें थी, ये चारों जो साइड थी, दो ये साइड और दो ये साइड, ये चारों साइड थी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में।
सिंध प्रांत में। ठीक है, यहां तक क्लियर? मेरे हिसाब से चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, सिस्टमेटिकली लेके चल रहा हूं, आपको चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर होंगी। यहां पे बालाकोट हो गया, बालाकोट से थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहां पे सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर को सुतकोतड़ा से कंफ्यूज मत कीजिएगा, सुतका गेंडोर यहाँ पे, सुतकोतड़ा यहाँ पर है, तो दोनों अपना अपनी अपनी जगह अलग अलग चीज, अलग अलग जगह है ना। 1927 में इसकी खोज हुई थी दाश नदी के पास में। दाश, दाश कहीं कहीं दाश्क लिखा है, कहीं कहीं दास लिखा है ना। और खोजकर्ता थे ऑरेल स्टीन, ऑरेल स्टीन। ठीक है, ऑरेल स्टीन नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पे फेमस जो चीजें मिली हैं, खोज जो हुई है वो क्या हुई है, यहाँ पे खोज से प्राप्त हुआ है, यहाँ पे भी छोटे बंदरगाह मिले हैं, छोटे बंदरगाह मिले हैं, फारस की सील मिली है, फारस से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं, घोड़ों के साक्ष्य मिले, घोड़ों की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। तो ये आपका पूरा पाकिस्तान में जो इंपॉर्टेंट साइट थी, ऐसा नहीं है कि यही साइट थी पाकिस्तान में, इसके अलावा भी बहुत सारी साइट थी, पर जो बेसिकली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हाईलाइटेड साइट्स हैं, सिर्फ हम उन चीजों की, उन साइट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये वो साइट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 साइट्स और थी अफगानिस्तान में। यहां से इसके बाद ये पूरा पोर्शन जो है वो अफगानिस्तान का शुरू हो जाता है, ये अफगानिस्तान शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक साइट मिलेगी, एक साइट यहाँ पे मिलेगी, यानी कि यहाँ वाली साइट जो थी वो बोलते हैं मुंडी गाक, मुंडी गाक, ये अफगानिस्तान में है। और इधर है शोरतुगल, शोरतुगल। ठीक है, अब ये जो दोनों साइट्स हैं ये कहां है, अफगानिस्तान में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अफगानिस्तान के इन 2 साइट्स में क्या मिली है, और मुंडिकाक और शोरतुगल में क्या है, मटके मिले हैं। मटकों के ऊपर जो डिजाइनिंग मिली है वो बहुत अव्वल दर्जे की है। उस डिजाइनिंग के कारण ये दोनों जो चीज है, ये दोनों स्थान जो है जहां पे खोज की गई है, इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा प्रमुख हैं। अब आइए चलते हैं भारत की तरफ। भारत में भी बहुत सारे, जब वहां पे, अब आपको एक चीज मैंने पिछली बार बताई थी, 80% से ज्यादा जो साइट्स हैं वो इंडिया में है, इंडिया में, यानी कि टोटल खोज का 80% के आसपास जो साइट्स रही हैं वो आपकी इंडिया वाले पोर्शन में रही है। ठीक है, चलते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच देते हैं ताकि हम बाकी चीजों को भी इजीली कर सकें, है ना। रिवर का थोड़ा मैंने मुंह मोड़ दिया है, हालांकि ऐसा है नहीं हकीकत में। ये लीजिए, ठीक है, ये इसलिए किया है ताकि हम आसानी से अगली चीजों को भी समझ सकें। यहाँ हड़प्पा था ना, अच्छा ठीक है। इसके बाद अगर ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो, यानी कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो है उत्तरी बिंदु यहां पर, इसे बोलते हैं मादा, मांदा, मांदा। मांदा किस रिवर के पास में है, ये है चिनाब रिवर के पास में। अब सवाल गलत मत कीजिएगा, अगर पूछा जाता है मांदा किस नदी के किनारे पे है तो चिनाब, अगर पूछा जाता है हड़प्पा की खोज किस नदी के किनारे तो आप उत्तर देंगे रावी, अगर पूछा जाता है मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के किनारे तो आप बताएंगे सिंधु नदी के किनारे। अब पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी के दाहिनी ओर है और बाईं ओर, तो आप बता सकते हैं वो दाहिनी ओर है मोहनजोदाड़ो। क्लियर है, यहाँ पे मांदा है, फेमस इतनी ज्यादा चीजें रही नहीं इसकी, क्योंकि ये उत्तरी बिंदु था इसलिए इसका नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट में रहा। इसके नीचे आता है एक रोपड़, रोपड़ उत्खनन कार्य 1953 में, उत्खनन 1953 में उत्खनन का कार्य इसमें करवाया, उत्खनन का कार्य करवाया यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, अब यहां पे मिलने वाली जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन चीजों की बात कर लेते हैं। खोज, ठीक है जी, खोज की गई यहां पे शवों के साथ, शवों के साथ कुत्तों
कुत्तों के साक्ष्य मिले, कुत्तों के साक्ष्य, यानी कि एक व्यक्ति के साथ साथ कुत्ते के साक्ष्य मिले, यानी यहां पे व्यक्ति के साथ साथ ऐसा हो सकता है किसी प्रिय वस्तु को दफनाया जाता होगा और उस समय में कुत्ता सबसे प्रिय वस्तु रहा होगा, तो इसलिए शवों के साथ साथ शवों के साथ कुत्तों के साक्ष्य मिले हैं दफनाने के। मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं जिससे कि हम इजीली बाकी चीजों को भी समझ पाए। तो ये हो गया पहली चीज, तो ये हो गई। इसके साथ साथ यहां से हमें सेल खड़ी मिली है, सेल खड़ी मिली है, ठीक है, सेल खड़ी मिली है, कुत्तों के साक्ष्य मिले हैं और यहां से मृद भांड मिला है, मृद भांड मिला है। मृद भांड का जो कलर रहा है वो लाल कलर मिला है, ठीक है। कुत्तों के साक्ष्य मिले हैं, सेल खड़ी मिली है, या और यहां से तांबे के साक्ष्य मिले हैं, तांबे की कुछ वस्तुएं मिली है, ठीक है, तांबे से निर्मित कुछ वस्तुएं मिली है यहां से, ठीक है। कहां से मिली है? ये रोपड़ से, यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद यहां पे आता है बनवाली कह सकते हैं। अब ये आपका ये रोपड़ जो था वो कौन से एरिया में था? पंजाब में कौन सी रिवर के पास में था? सतलज, ठीक है जी। पंजाब में सतलज रिवर के पास में था। 1953 में उसका उत्खनन का कार्य शुरू हुआ यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। वहां पे शवों के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। सील खड़ी के साक्ष्य मिले, मृद भांड के साक्ष्य मिले, तांबे के वस्तुओं के साक्ष्य मिले। क्लियर है? इसके बाद ये आ जाता है बनवाली जो है वो पड़ता है हरियाणा में, है ना। बनवाली हरियाणा में पड़ता है। अब यहां से क्या मिले हैं? यहां से इसमें ना तो ये पूछेगा इसकी खोज किसने की, कब की, यहां से ये पूछेगा कि यहां से क्या चीज मिली थी, यानी कि यहां से बनवाली से खोज हुई थी, वो हलों के साक्ष्य मिले हैं, हलों के साक्ष्य, यानी कि टेराकोटा। आप इसे कह सकते हैं जैसे पक्की मिट्टी, जो कच्ची मिट्टी होती है ना, कच्ची मिट्टी के कुछ हल टाइप के बना देते हैं और उसके बाद उन्हें सुखा देते हैं। सुखाने से क्या होता है, वो जब बिल्कुल सूख जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, तो वही खिलौने टाइप में बना के ये लोग खेलते थे। तो ये चीजें कहां से मिली है? बनवाली से मिली है। क्लियर है? इसके बाद यहां पे मिली है राखी गढ़ी की एक साइड, ठीक है, यहां पे मिली है राखी, आर लिख देता हूं, है ना, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की एक साइट मिली है। अब राखी गढ़ी किस चीज के लिए फेमस है? सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि राखी गढ़ी किस चीज के लिए फेमस है और इसकी खोज कब की गई। 1969 में इसकी खोज की गई। 1969 में सूरज भान द्वारा 1969 में इसकी खोज की गई। राखी गढ़ी के फेमस है ये, किस लिए फेमस है? इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट है, मतलब कि भारत की सबसे बड़ी साइट की अगर बात करेंगे तो उसमें नाम आएगा राखी गढ़ी तक। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद आते हैं, थोड़ा और आगे आते हैं, राखी गढ़ी हो गया, बनवाली, ये दोनों ही जगह जो है वो आपकी कहां है? हरियाणा में। कई बार आपसे पूछ लेता है भगवानपुरा कहां है, तो भगवानपुरा भी यहां है, भगवानपुरा ये भी कहां है? हरियाणा में है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने आपको राखी गढ़ी बता दिया, बनवाली बता दिया, ये बता दिया। उसके बाद यहां पे पड़ता है कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा किस लिए फेमस था? यहां पे लिख देते हैं कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा किस लिए फेमस था? सबसे पहले कालीबंगा में जो हमें चीजें मिली हैं, कालीबंगा में हमें काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। काली चूड़ियों के साथ साथ हमें और भी बहुत सारी चीजों के साक्ष्य मिले हैं। एक एक करके जानते रहते हैं। सबसे पहले इसकी जो खोज की थी, खोजकर्ता अमलानंद घोष, और उसके बाद खोजकर्ता अमलानंद घोष रहे।
और यहां से काली चूड़ियां मिली, काली चूड़ियां, काली चूड़ियों के साथ साथ यहां से अग्नि वेदिका मिली, अग्नि वेदिका, वेदिका के साक्ष्य मिले। ठीक है, ये चीजें आपको यहां से मिलती है कालीबंगा से। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहां पे एक स्थान पड़ता है धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा के बाद यहां पे आ जाता है सुतकोतड़ा, उसके बाद आपका यहां पे आ जाता है लोथल। ठीक है, धौलावीरा। अब ये सुतकोतड़ा जो है, सुतकोतड़ा से क्या मिलता है हमें, सुतकोतड़ा से हमें साक्ष्य मिलते हैं कलश के साथ, कलश के साथ शवादान, यानी कि शव के साथ साथ कलश के मिलने की संभावना है। यानी कि वहां पे कोई ऐसी प्रथा रहती होगी कि शव को दफनाने के साथ साथ कलश उसके साथ साथ दफनाया जाता रहा होगा। क्लियर है, मतलब कि शव को दफनाया, उसके साथ साथ कलश भी तोड़ दिया जाता होगा। यानी कि ये चीजें आपको कहां से मिलती है, सुतकोतड़ा से मिलती है। ठीक है, सुतकोतड़ा हो गया। सुतकोतड़ा के बाद आता है आपका लोथल, 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 लोथल जो है वो, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। SR राव द्वारा इसकी खोज की गई, भोगवा नदी के किनारे है। कुछ जो मुख्य चीजें हैं वो क्या है, खोज जो हुई यहाँ पे, खोज जो की गई वो थी, वीडियो बीच में ही पॉज हो गया था तो मैं उसके आगे पॉइंट्स बता देता हूँ। अभी तक जो चल रहा था वो तो लोथल के बारे में चल रहा था। SR राव ने खोज की थी, भोगवा नदी के किनारे थी। पत्तन गोदीवाड़ा या बंदरगाह मिल रहा था वहां से। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले। दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे, बाकी सभी में दरवाजे जो थे वो गलियों की तरफ खुलते थे। मैंने यहाँ पे बताया था सिर्फ यही एक ऐसी जगह थी जहां पे दरवाजे जो थे वो सड़कों की तरफ खुलते थे। 3 युगल शवाधान मिला है, यानी कि व्यक्ति के साथ में किसी और उनकी स्त्री को उसमें दफनाया जाता होगा। तो वहां से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि हो सकता है वहां पर उस समय सती प्रथा का प्रावधान रहा होगा। इसके साथ साथ वहां पे ऐसी मोहरें मिली हैं जो कि फारस से संबंध रखती होंगी, यानी कि इससे पता चलता है कि उधर से फारस के माध्यम से यहाँ पे व्यापार होता रहा होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया ये जो सुत का गेंडोर जगह है, सुत का गेंडोर, मांदा, आलमगीरपुर और दैमाबाद, इन सभी को अगर मिला देते हैं तो यहाँ पे त्रिभुजाकार संरचना जनरेट होती है। यानी कि अगर कोई सवाल आता है त्रिभुजाकार संरचना किससे संबंधित है तो आप बता सकते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता से। मात्र सत्तात्मक वहां की सत्ता किस प्रकार थी, तो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। चित्राक्षर शैली का इस्तेमाल करते थे, ब्रेस्टोफेडल लिपि को फॉलो करते थे, जो कि क्या है, ऐसे लिखी जाती है, फिर ऐसे और उसके बाद ऐसे, यानी कि पहले ऐसे लिखी जाएगी फिर ऐसे फिर ऐसे, ना हिंदी ना उर्दू। ठीक है, आप समझ सकते हैं ये ब्रेस्टोफेडल लिपि है, इसका वो इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा मैंने सभी चीजें आपको बता दी हैं। अगर फिर भी कोई चीज छूट जाती है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उन सब चीजों का जवाब दूं। और मैं कोशिश करूंगा इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा और आप सवाल हल कीजिएगा। फिर भी अगर कोई रह जाता है, कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल रहता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करते रहिए। जय हिंद।